नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 को देखें तो ऐसे कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। देश के पहले चुनाव में खूब निर्दलीय संसद तक पहुंचे, लेकिन अब धीरे धीरे संसद में इनकी संख्या कम होती जा रही है। कुछ निर्दलीयों को वोट कटवा माना जाता है, मानते हैं कि निर्दलीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। विधि आयोग भी अपनी सिफारिश में कह चुका है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। अगर इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो क्या होगा, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, न दल न बल फिर भी निर्दलीय अटल। चुनाव में अहम रोल, सरकार बनाने में प्रबल, जमीनी सतह की लीडरशिप, निर्दलीय उम्मीदवारों की यूएसपी, वोट काटने में अव्वल, जीत पर पार्टियों को बनाते सबल, नतीजों से बढ़ जाता भाव, दूसरे उम्मीदवारों को देते घाव, निर्दलीय नहीं होते दरकिनार, नतीजों में रहते असरदार। देश भर में लोकसभा का चुनावी पर्व शुरू हो चुका है। साथ ही सारे दलों में बागियों को लेकर टेंशन भी काफी बढ़ गई है। एक खास लोकसभा सीट पर प्रभाव रखने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनावी समीकरण में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। चुनावी समीकरण में एक अलग एंगल जोड़ने के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने राजनीतिक दलों का टेंशन बढ़ाने का भी काम किया है। राजनीतिक दलों की राह मुश्किल, चाहे बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव हों या राजस्थान के बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी या कर्नाटक के शिवमोगा सीट से केएस ईश्वरप्पा, इन सभी निर्दलीय प्रत्याशी ने राजनीतिक दलों की राह मुश्किल कर दी है। निर्दलीय उम्मीदवारों का इतिहास भारत में लोकसभा चुनाव के इतिहास जितना ही पुराना है। पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव में भी कई निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। कई बार लोकसभा में निर्दलीयों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग उठाई गई है। अतीत के पन्नों को पलटे तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आजादी के बाद शुरुआती 2 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय सांसदों की तादाद सबसे ज्यादा रही थी। हालांकि उसके बाद ये ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा है। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार, देश का संविधान सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। एक समावेशी लोकतंत्र के लिए ये एक अनिवार्य शर्त भी है। स्वतंत्रता के बाद से बहुत से निर्दलीय उम्मीदवारों ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव लड़ा और संसद और विधानसभा पहुंचे। बहुत से निर्दलीय सांसद और विधायकों ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। लेकिन समय के साथ एक सुर उभर रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार वोट कटवा के रूप में चुनाव लड़ते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए विधि आयोग भी सिफारिश कर चुका है। विधि आयोग की सिफारिश, विधि आयोग ने 2015 में सरकार से जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 4 और 5 में संशोधन की सिफारिश करते हुए कहा था कि सिर्फ चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दलों को ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही विधि आयोग का यह भी कहना था कि ज्यादातर निर्दलीय या तो डमी कैंडिडेट होते हैं या फिर गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते, जिसके चलते निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। निर्दलीय का मतलब होता है जो किसी भी रजिस्टर्ड दल से संबंधित न हो। निर्दलीय उम्मीदवार पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कहा जाता है। उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी, चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से ही हर सीट पर उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 में देश की हर सीट पर औसतन 6 निर्दलीय मैदान में थे। कई बार निर्दलीय उम्मीदवार को वोट कटवा भी कहा जाता है। हालांकि पैसे की दृष्टि से ये आयोग के लिए काफी फायदेमंद है। निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से चुनाव आयोग को 2019 में करीब 8 करोड़ का फायदा हुआ था। आजादी के बाद देश में पहली बार लोकसभा चुनाव 1951-52 में कराया गया था। पहले चुनाव से ही चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते आ रहे हैं।
पहले आम चुनाव में कुल 37 निर्दलीय सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे और दूसरे लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ गई। लोकसभा चुनाव 1957 में 42 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और दूसरी लोकसभा में निर्दलीय जीत का ये आंकड़ा अब तक सबसे अधिक रहा है। कब और कितने निर्दलीय बने सांसद? आजादी के बाद देश में पहली बार लोकसभा चुनाव 1951-52 में कराया गया था। पहले चुनाव से ही चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते आ रहे हैं। पहले आम चुनाव में कुल 37 निर्दलीय सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। दूसरे लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ गई। लोकसभा चुनाव 1957 में 42 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। दूसरी लोकसभा में निर्दलीय जीत का यह आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक रहा है। इतनों को मिली जीत। तीसरी लोकसभा के लिए चुनाव 1962 में कराया गया था। हालांकि इस चुनाव में निर्दलीय सांसदों की संख्या में कमी देखी गई। 1962 में हुए लोकसभा के चुनाव में कुल 20 निर्दलीय प्रत्याशी सांसद बने। चौथी लोकसभा में निर्दलीय सांसदों की संख्या में फिर बढ़ोतरी हुई। लोकसभा चुनाव 1967 में कुल 35 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। लोकसभा के 1971 में हुए चुनाव में एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या घटी। इस बार सिर्फ 14 निर्दलीय सांसद चुने गए। इमरजेंसी के बाद का लोकसभा चुनाव। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ। इसमें निर्दलीय सांसदों का प्रतिनिधित्व फिर घटा। छठी लोकसभा में केवल 9 निर्दलीय सांसद बने। इसके बाद लोकसभा चुनाव 1980 में भी 9 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत नसीब हुई। लोकसभा चुनाव 1984 में एक बार फिर निर्दलीय सांसदों के प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ। कुल 13 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 1989 में निर्दलीय सांसदों की संख्या में मामूली कमी आई। इस समय 12 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। जब सिर्फ एक निर्दलीय को जीत हुई नसीब। 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव 1991 में हुआ। इसमें निर्दलीय सांसदों का प्रतिनिधित्व घट गया। सिर्फ एक स्वतंत्र उम्मीदवार को जीत नसीब हुई। इस तरह से लोकसभा के लिए निर्वाचित निर्दलीय सांसदों की सबसे कम संख्या 1991 में ही थी। 11वीं लोकसभा के लिए 1996 में चुनाव हुआ। इसमें 9 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इसी तरह लोकसभा चुनाव 1998 में 6 निर्दलीयों ने और लोकसभा चुनाव 1999 में भी 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 14वीं लोकसभा के लिए 2004 में चुनाव कराया गया। इनमें 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को ही जीत नसीब हुई। लोकसभा चुनाव 2009 में 9 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव 2014 में कराया गया। इसमें सिर्फ 3 स्वतंत्र उम्मीदवार जीत पाए। लोकसभा चुनाव 2019 में कैसा रहा रिकॉर्ड? 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव 2019 में कराया गया था। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस चुनाव में कुल 3,461 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन सफलता सिर्फ 4 को ही मिली। 3,449 निर्दलीय उम्मीदवारों की तो जमानत भी जब्त हो गई थी। 2019 में महाराष्ट्र और अमरावती से नवनीत राणा, कर्नाटक के मांड्या से सुमलता अमरीश, दादरा और नागर हवेली से मोहन भाई सांजी भाई और असम के कोकराझार से नबा कुमार सरानिया बतौर निर्दलीय जीतकर संसद पहुंचे थे। चुनाव लड़ने में निर्दलीय सब पर भारी। 2009 के लोकसभा चुनाव में 8,070 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 3,734 उम्मीदवार निर्दलीय थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 8,251 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 3,225 थी। निजामाबाद सीट से सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार। 2019 में 3,376 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या 8,039 थी। तेलंगाना की निजामाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 172 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 2019 में कितने निर्दलीय चुनाव लड़े थे? 17वीं लोकसभा में 3,376 उम्मीदवार निर्दलीय लड़े थे। 4 निर्दलीय उम्मीदवार संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 543 उम्मीदवार निर्दलीय लड़े थे। औसतन एक सीट पर 6 निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे। 2014 चुनाव में 3,225 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे।
साल 2009 के चुनाव में यह आंकड़ा 3734 का था। औसतन देखा जाए तो 2019 में हर सीट पर करीब 6 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े। 1952 में यह आंकड़ा 1 के आसपास था, यानी पिछले 75 साल में इस आंकड़े में करीब 600 गुना बढ़ोतरी हुई है। कैसे बढ़ता गया चुनाव लड़ने का क्रेज? साल 2004 5435 उम्मीदवार, 2009 8070 निर्दलीय उम्मीदवार, 2014 में 8251 निर्दलीय उम्मीदवार, 2019 में 8039 निर्दलीय उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से लेकर राजस्थान और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और तमिलनाडु से लेकर यूपी तक कई नेता ऐसे हैं जो किसी पार्टी के बैनर तले तो नहीं हैं, लेकिन उनके मैदान में होने से सबसे ज्यादा टेंशन राजनीतिक पार्टियों को ही हो रही है। इसकी बड़ी वजह है अपने इलाकों में इन नेताओं की मजबूत जमीनी पकड़ है। सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि बहुत कम निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर संसद या विधानसभा पहुंच पाते हैं। बहुत से निर्दलीय सिर्फ चर्चा में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं। चुनाव को लेकर उनका रवैया गंभीर नहीं होता है। राजनीतिक दल प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को हराने के लिए भी निर्दलीयों का सहारा लेते हैं और मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए भी डमी प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। ऐसे में निर्दलीयों का चुनाव लड़ना चुनाव आयोग के लिए भी फायदेमंद कैसे हो सकता है? निर्दलीयों का उम्मीदवार बनना इसी के लिए फायदेमंद। किसी भी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों के मैदान में उतरने का सीधा फायदा चुनाव आयोग को होता है। लोकसभा चुनाव 2019 में 3376 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 10 से 15 उम्मीदवार सिर्फ अपनी जमानत ही बचा पाए, यानी 99% से ज्यादा उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ऐसी स्थिति में इनकी जमानत राशि चुनाव आयोग के पास ही रह गई, जिससे चुनाव आयोग को करीब 8 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। निर्दलीयों के चुनाव लड़ने से इसी को क्या फायदा? चुनाव में 99% निर्दलीय उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। 2019 में निर्दलीयों की करीब 8 करोड़ रुपए की जमानत राशि जब्त हुई। लोकसभा चुनाव में 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा कराई जाती है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उक्त सीट पर पड़े कुल वोटों पर 1/6 यानी 16.66% वोट नहीं मिलता, तो चुनाव आयोग उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि रखी गई है। वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपए है। निर्दलीय उम्मीदवार लोकतंत्र के लिए भी फायदेमंद कैसे? निर्दलीय प्रत्याशी लोकतंत्र के लिए भी फायदेमंद है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि सभी दल चुनावों को मुद्दों पर आधारित बनाने की कोशिश करें। निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते वक्त मतदाताओं के प्राथमिक मुद्दे तय करते हैं। अगर निर्दलीय उम्मीदवार किसी क्षेत्र में मजबूत हैं, तो वहां राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बजाय स्थानीय स्तर के मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के लड़ने से चुनाव में धांधली की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसकी बड़ी वजह निर्दलीय उम्मीदवार का स्थानीय स्तर पर नेटवर्क का होना है। 2 बातें ये भी कहती हैं कि चुनाव में निर्दलीयों की राह आसान नहीं होती। लोकसभा चुनाव में दावेदारी के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का रिकॉर्ड काफी खराब है। 2019 में सिर्फ 4 निर्दलीय संसद में पहुंचने में कामयाब हुए थे। 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 3 था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक 1952 से लेकर 2019 तक कुल 44,962 उम्मीदवार निर्दलीय लड़े, जिसमें से 222 ही संसद में पहुंच पाए, यानी चुनाव लड़ने के मुकाबले जीत का रेट 0.49% ही था। चुनाव लड़ना भी काफी मुश्किल काम। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना भी आसान नहीं है। दलीय उम्मीदवारों के मुकाबले नामांकन से लेकर प्रचार तक में उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी होती हैं। उम्मीदवार को नामांकन करने के लिए सिर्फ 2 प्रस्तावकों की जरूरत होती है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए कम से कम 10 प्रस्तावक चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव में कोई राहत नहीं। खर्च के मामले में भी निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव में कोई राहत नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए जब दलीय उम्मीदवार का कोई स्टार प्रचारक रैली करता है तो उस रैली के कुछ खर्च की सिर्फ 50% राशि उसके खाते में जुड़ती है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता। देश में कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, पर इसके लिए कुछ शर्तें हैं।
पहला, उसकी उम्र 25 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। उसे कोर्ट ने किसी मामले में दोषी नहीं करार दिया हो। कोई मतदाता असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के स्वायत्त जिलों को छोड़ देश के किसी भी स्थान से चुनाव लड़ सकता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को नॉमिनेशन के कम से कम 10 प्रस्ताव देने होते हैं। दूसरा ये कि एक उम्मीदवार 2 से ज्यादा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस बार निर्दलीय के लड़ने की चर्चा ज्यादा क्यों? पहली बार देश के अधिकांश दल 2 गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट सत्ताधारी एनडीए का है तो दूसरा गुट विपक्षी इंडी गठबंधन का है। गठबंधन राजनीति की वजह से कई बड़े नेताओं को लोकसभा की सीट मिलनी भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अधिकांश नेताओं को निर्दलीय लड़कर ही कुर्सी की राह नजर आती है। लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात पर जहां बड़े दलों के मोहरे खुलकर खेलने के लिए तैयार हैं, वहीं कई ऐसे भी दावेदार हैं जो निर्दलीय उतरकर इन मोहरों का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। देश की आजादी के बाद से ही राष्ट्रीय राजनीति में तमाम ऐसे दल बने जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर की सरकार को बनाने बिगाड़ने में खासी भूमिका अदा की है, लेकिन वे राष्ट्रीय फलक पर आज तक ज्यादा कुछ नहीं कर सके। शुरू से ही वे अपना अस्तित्व बचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। इनकी राजनीति इसी मानसिकता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चुनाव में राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने का गुणा भाग लगाने लगते हैं। हर किसी की चाह होती है कि वो चुनाव में अपने दल का कद बढ़ा सके। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में अपने जातिगत आंकड़े के आधार पर भी अपनी डिमांड बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूर जनता होता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।